प्रोफेसर ह्यूम से कल बातचीत पूरी नहीं हुई थी। नाश्ते की मेज पर मधुकर ने कहा, आज फिर जाना होगा, लौटते लौटते 4 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, मनीषा ने फौरन कहा, मैं मज़े में हूँ। जहाँ तक उसका सवाल था, वह सुबह से इंतज़ार ही कर रही थी कि कब मधुकर यह कहेगा। कल उसकी बातों से आभास तो हुआ था कि प्रोफेसर ह्यूम से बातचीत अभी बाकी है, पर पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाई थी कि दूसरी वार्ता आज होगी या किसी और दिन। कई बार सोचा भी कि मधुकर से पूछ ले, पर यह सोच कर रह गई कि कहीं वह यह ना समझ बैठे कि वह उससे ना जाने का आग्रह कर रही है। वैसे आज सुबह से पूछने के लिए विशेष मौका भी नहीं मिला था। बिस्तर से उठने में ही इतनी देर हो गई थी। अब तक का समय छिटपुट दिनचर्या के कार्य निपटाते निकल गया था। हाँ, उन सब के बीच एक अकेली सी अवश्य बनी रही थी। पहले पहल जब आँख खुली तो 8 बजे थे। उसने चाय मंगवाकर मधुकर को जगा दिया था। वो सोचा था कि 9 साढ़े 9 तक तैयार होकर यदि वह भीमताल के लिए निकल गया तो वह आराम से अपने दोपहर वाले अपॉइंटमेंट के बारे में सोचेगी। पर ऐसा हो नहीं पाया था। मधुकर ने उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी। खाली प्याला वापस तिपाई पर रखने के लिए उसे पकड़ा दिया था, पर बिस्तर नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे भी वापस खींच लिया था। फिर जब दोबारा आँख खुली तो 10 बज गए थे। टूरिस्ट हॉस्टल में 10 बजे के बाद नाश्ता देने का नियम नहीं है, वे जानते थे। इसलिए जल्दी जल्दी नहा धोकर खाने के कमरे की ओर चल दिए। फिर भी 11:15 बज ही गए थे। खाने का कमरा खाली पड़ा था। बस एक बूढ़े बैरे की देखभाल में 2 छोकरे मेज़ों की सफाई में जुटे हुए थे। कोने में खड़ा जमादार टीन के कनस्तर में फिनाइल का पानी घोल रहा था। मेज़ों से मेज़पोशों के हटते ही फर्श की धुलाई करने का उसका इरादा साफ जाहिर था। लगता है आज इनके धोबी के आने का दिन है, मधुकर ने हंसकर कहा। कमरे से उठ रही फिनाइल और बासी खाने की मिली जुली गंध से मनीषा को उबकाई आने लगी। नाक पर साड़ी का पल्ला रखकर उसने कहा, बड़ी बू है यहाँ। बू कहाँ, यह तो फिनाइल की गंध है। मधुकर ने ऐसे कहा जैसे फिनाइल कोई राजश्री इत्र हो। फिर वह बैठे बैरे बूढ़े के पास जाकर नाश्ते की फरमाइश करने लगा। सुनकर उसने पास वाले छोकरे के हाथ से लेकर एक दाग लगा मोजपोश वापस मेज पर डाल दिया और रुखाई के साथ बोला, बैठिए। अपनी सामंतवादी नाक से पल्ला हटा लो, बैठकर मधुकर ने कहा। जमादार ने हमारे उठने तक अपना फर्श धोने का इरादा स्थगित कर दिया है। मनीषा चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर में बैरा आकर कुछ जले टोस्ट और ठंडे कटलेट्स उनके सामने रख दिया। बस अब गर्मा गर्म कॉफ़ी और ला दो तो काम बन जाए, मधुकर ने इतनी खुश मिजाजी से कहा कि बैरे के खींच भरे मुंह पर भी मुस्कुराहट आ गई। और कॉफ़ी जब आई तो भी थी गरम। बुरा नहीं है। टोस्ट और कटलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए मधुकर ने कहा, तुम नहीं खा रही? नहीं, मैं बस कॉफ़ी लूँगी, मनीषा ने कहा। तुम्हें तो किसी 5 स्टार होटल में ठहरना चाहिए, मधुकर ने झल्ला कर कहा। प्लीज़, मनीषा ने इतनी दयनीयता से कहा कि वह आगे कुछ न कहकर चुप रह गया। वह चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। इस वक्त वह मधुकर से बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैसे बात उसकी गलती थी। इतने दिनों वह यहाँ आराम से रहती आई थी। सिर्फ आज ही उसे यह माहौल भद्दा लगा था, और उसकी वजह थी चारों तरफ फैली बासीपन की गंध। अब लगा इतनी तत्परता से कहा गया था उसका मैं मज़े में हूँ, मधुकर को पसंद नहीं आया है। बात यह है, उसने आगे जोड़ा, आज कहानी लिखने के मूड में हूँ, तुम्हारे पीछे वही करूँगी। लाइब्रेरी में? नहीं, मनीषा ने सहज स्वर में कहा, यहीं बैठकर। तुम लौट आओगे तो घूमने चलेंगे। मधुकर ने कहा। यह आज एकाएक कहानी लिखने का मूड कैसे बन गया? कल क्या कोई खास बात हुई थी? कल कल क्या होना था? उसने कहा। कहकर उसे लगा उसने कल को कुछ ज़्यादा लंबा खींच दिया है, उदासीनता का नाटक करने वाले किसी रद्दी अभिनेता की तरह। क्षण भर के लिए मधुकर की पैनी दृष्टि उस पर टिकी रही। लगा उसने उसके असफल अभिनय को पकड़ लिया है, पर उसने
उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा, सुना है पहाड़ों पर कहानियाँ अच्छी लिखी जाती हैं। शायद, उसने हंसकर जल्दी जल्दी कहा, पर मैंने तो अभी तक एक भी नहीं लिखी, इसलिए सोचती हूँ एक लिख ही डालूँ। हाँ, अगर बनी नहीं तो दूसरी बात है, तब गम गलत करने के लिए बाज़ार चली जाऊंगी। पर घबराओ नहीं, ज़्यादा कुछ खरीदूंगी नहीं, बस यही देखना दिखाना। तो मैं चलूं? मधुकर अपनी कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई? हो गई, मनीषा ने कहा और बची कॉफ़ी एक घूंट में पीकर उठ गई। मधुकर के जाने के बाद मनीषा पूरी तरह दोबारा तैयार हुई। कल जब जितिन से मिली थी तो चूड़ीदार पायजामा कुर्ता पहने हुई थी। आज सोचा सिल्क की साड़ी पहन चले। वह जानती है जितिन को साड़ी का पहनावा अधिक भाता है। वह सोच विचार कर उसने बंगलूर सिल्क की उन्नावी रंग की साड़ी निकाली। साड़ी बंगलूर से ही खरीदी गई थी। हो सकता है जितिन को याद भी हो। अपने ख्याल पर वह स्वयं ही हंस पड़ी। जितिन कभी किसी साड़ी को आंख भर देखता भी है? खैर, सवाल साड़ी का है या है भी नहीं। आखिर उसने उसे तो देखा है, पहचाना है और इतने आग्रह के साथ दोबारा मिलने को बुलाया है। यही क्या कम है? वन समर का तैयार होने में 11:30 बज गए। कोपाकवाना पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था और रास्ता आधे घंटे से अधिक का था नहीं। पर कमरे में बैठकर एक एक मिनट गिनने से कहीं बेहतर था इंतज़ार के इस वक्त को रास्ते में काट देना। लिहाजा कमरा और फाटक पार कर वह सड़क पर निकल गई। बाहर आकर देखा अच्छी धूप निखरी हुई है। चिलचिलाती धूप की गर्मी नैनीताल की दोपहरी में भले ही ना हो, रोशनी तो होती ही है। सूर्य की प्रखर प्रकाश से टकराकर मनीषा सहसा रोमानियत की धूमिल गुफा में खिंचकर बाहर आ गई। उसने देखा उसकी साड़ी का रंग वक्त के ख्याल से बहुत चटकीला है और मेकअप बहुत शौक। सहसा उसे लगा कि महज जतिन के साथ खाना खाने के लिए ना तो इतना सजने संवरने की ज़रूरत थी और ना इतने जल्दी घर से निकलने की। यह सब सोचते सोचते वह कुछ दूर चलती ज़रूर गई, पर हर पल उसका यह एहसास उग्र होता गया कि वह ज़रूरत से ज़्यादा लिपी पुती गुड़िया के समान भद्दी लग रही है। आखिर उसने अपना चेहरा परखने के लिए पर्स में हाथ डालकर छोटा शीशा निकालना चाहा तो उसके वह हॉस्टल के उसके कमरे के ताली से जा टकराया। उफ, जल्दी में ताली रिसेप्शन पर देना ही भूल गई। ऐसी भी क्या जल्दी, यह बचपना नहीं तो और क्या है। उसे अपने पर बेहद गुस्सा आया और टूरिस्ट हॉस्टल की तरफ वापस पलट गई। कमरे में लौटकर उसने चेहरे का मेकअप धो डाला, फिर सिर्फ हल्की सी क्रीम और लिपस्टिक लगाकर बाहर निकली। सहूलियत से दरवाज़ा बंद किया, सहूलियत के साथ नीचे जाकर ताली रिसेप्शन पर दी और उतनी ही सहूलियत के साथ चलकर सड़क पर आ गई। घड़ी पर नज़र गई तो देखा 1 बज रहा है। उसके कदम आप से आप तेज़ हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि जितिन कोपागवाना पहुँचे और वहाँ उसे ना देखकर यह समझ बैठे कि वह नहीं आ सकी और लौट ही जाए। चलते चलते उसने अपने को समझा लिया कि वह तेज़ इसलिए नहीं चल रही है कि उसे जितिन से मिलने की कोई ख़ास जल्दी है, बल्कि इसलिए कि समय पर ना पहुँचना अशिष्टता की निशानी है। 15 मिनट के भीतर वह कोपाकवाना पहुंच गई। अंदर घुसते ही जितिन दिखाई नहीं दिया। स्वाभाविक ही था, क्योंकि भीतर वह कृत्रिम अंधकार फैला हुआ था जो आम रेस्तरां की खास निशानी है। पर शीघ्र ही वह इस अंधेरे की असभ्यता को मेज पर जा बैठी और अपने को झिड़कने लगी। क्या ज़रूरत थी इस तरह भरी दोपहरी में पसीना पसीना होते भागते आने की? वहाँ जितिन उसके आने ना आने के बारे में भूलकर कॉन्फ्रेंस में मग्न बैठा होगा। कौन जाने कॉन्फ्रेंस कब समाप्त होगी। बीच में उठकर तो वह आने से रहा, और क्या पता कॉन्फ्रेंस ख़त्म भी हो चुकी हो। वह अपने वह उसके बारे में भूल भाल कर अपने होटल या कहीं और चला गया हो। दिमाग खराब है उसका भी। पता नहीं हर बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले बैठती है, चाहे किसी से मिलना हो या वक्त की पाबंदी। खैर, वह भी बैठी बैठी उसकी राह नहीं जोह रही। एक कप कॉफ़ी पिएगी और वापस घर चली जाएगी। तो मधुकर से कहा था
वही करेगी, कहानी लिखेगी बस। तभी जितिन भीतर घुसा। एक ही नज़र में उसने उसका भूरा सूट, सफ़ेद कमीज़ और भूरी नीली टाई तो देखी ही, साथ ही अंधेरे में इधर उधर खोजती उसकी आंखें भी देखी। उस विकल दृष्टि की दिपाती लौ से वह काफ़ी कमरा यूं जगमगा उठा जैसे वहाँ सहसा एक साथ सैकड़ों न्योन ट्यूबलाइट जल उठी हों। वह निर्वाक निशब्द बैठी रही, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई हरकत नहीं की। वह जितनी देर हो सके उसकी आकुल भटकती दृष्टि को देखते रहना चाहती थी। उसे लग रहा था बरसों से उसे किसी ने खोजा नहीं। खोज कर ना पाने पर किसी की आंखों में बादल नहीं उमड़े, खोज लेने पर किसी की आंखों में बिजली नहीं कौंधी। जितिन ने कुछ देर भीड़ में भटककर आखिर उसे देख लिया, और तब उसी आंखों में यूं चमक उठी जैसे जैसे रेगिस्तान में जल पाने पर खोए पथिक की। उसने सोचा और फिर कहा, वाह क्या घिसी पिटी उपमा है, कहकर अपने को झिड़क दिया, पर सख्ती से नहीं। वह जितिन की निगाह अपने चेहरे पर पा मुस्कुराने में व्यस्त थी। उसने उसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट आई, ना अधैर्य की रेखा, बस आंखों में चमक बनी रही। उसने मुख पर उन्हें जमाए वह सधे नपे तुले कदमों से चलकर उसकी मेज पर जा पहुंचा। माफ़ करना, उसने कहा, देर हो गई। तुम्हें इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, उसने उत्तर दिया, मैं भी अभी अभी आई हूँ। देर से बैरा पास मंडरा रहा था। जतिन के पास की कुर्सी पर बैठते ही उसने मेनू कार्ड आगे बढ़ा दिया। मनीषा कार्ड देखने लगी। कार्ड थाम जतिन ने भी लिया था, पर शायद वह उसके बजाय मनीषा को देखता रहा, क्योंकि सहसा उसने कहा, उन्नावी रंग तुम पर बहुत फपता है, सुंदर लग रही हो। धन्यवाद, उसने चौंक कर कहा। वैसे इस साड़ी में तो हमेशा से लगती आई हो, उसने फिर कहा। तो उसे याद है, साड़ी तक याद है। वह इतनी चंचल हो उठी कि धन्यवाद जैसे औपचारिक शब्द का सहारा ले सकी, और ना मेनू कार्ड का। मोहग्रस्त सी वह तब तक जतिन की आंखों में देखती रही, जब तक उसने स्वयं ही उन्हें हटाकर मेनू कार्ड पर ना झुका लिया। क्या लोगी, उसने पूछा। कुछ भी, उसने कहा। जतिन ने इशारे से बैरे को बुलाया और बुदबुदाकर 2-4 चीज़ों के नाम गिना दिए। बैरा ऑर्डर लेकर चला गया। सामान लेकर उसके लौटने तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आज कुछ न कह पाना मनीषा की उलझन में नहीं डाल रहा था। बैरा खाने का सामान ले आया तो वह वैसे ही चुपचाप अपनी और जतिन की प्लेटों में परोसने लगी। और तुम्हारी साहित्य साधना का क्या हाल है, जितिन ने चम्मच उठाकर कहा। मनीषा चौंकी। क्षण भर को लगा वह व्यंग कर रहा है, फिर देखा उसका चेहरा एकदम गंभीर है। ठीक ही है, फिर भी जवाब उसने सतर्कता से दिया। तुम्हारी किताब निकली थी ना, कहानियों की क्षणभंगुर, देखी थी मैंने। अच्छी लिखी थी, बहुत अच्छी। सच, उसने आश्चर्य के साथ कहा। तुम हिंदी कब से पढ़ने लगे? क्यों? जितिन हंस पड़ा। इतना बुरा तो नहीं, कोशिश करके थोड़ी बहुत पढ़ ही लेता था, और तुम्हारी किताब तो यूं भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरी किताब पढ़ोगे, उसके मुंह से निकला। तुमने क्या मेरे बारे में सोचा था? जितिन हंस दिया, पर उससे हंसा नहीं गया। जितिन को हिंदी पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है क्या वह जानती नहीं? और हिंदी ही क्या, और किसी भाषा की किताब पढ़ने के लिए भी समय कहाँ मिल पाता है उसे। यह वही जितिन है ना, जो उसके बहुत कहने पर किताब उससे लेकर पास रख जरूर देता था, पर बिना पढ़े और कुछ दिन बाद लौटा भी दिया करता था। कभी पढ़ता भी था तो हल्की फुल्की किताबें, सफ़र में जैसी कल खरीदते हुए उसे मिला था। उसकी कहानियों की किताब का उसने पता लगाया, खरीदी, पढ़ी, क्या सचमुच पढ़ी? सबसे अच्छी कहानी मुझे वह लगी थी, विभा, याद है? हाँ, विभा का चरित्र रह रह कर याद हो आता है मुझे, उसने फिर कहा। याद करके मनीषा खुश हो मुस्कुरा दी। जितिन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अत्यंत सहज भाव के साथ कहा, मनीषा, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ।
फक से उसकी मुस्कुराहट बुझ गई। कहना बेकार है, जानता हूँ, उसने कहा। तुम अपना निर्णय पहले ही ले चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। तुम्हें बुरा लगे इसलिए नहीं कह रहा, उसने फिर कहा। चुनाव का अधिकार हर इंसान को है। मनीषा ने चुप रहकर सुना। लगा जीवन में केवल जितिन ही एक ऐसा आदमी मिला है जिसने उसे स्वतंत्र इंसान माना हो। तटस्थ होकर आज सुना, परखा और समझा कि यह जितिन की उदासीनता नहीं, परिपक्वता है। वरना आधुनिक से आधुनिक विचारों वाले पुरुष भी इंसान को रिश्तों से आंकते हैं, विशेषकर स्त्रियों को। वह बेटी है, वह बहन है, वह पत्नी है, वह प्रेयसी है। मेरी, तेरी, उसकी। बेटी, बहन, पत्नी, प्रेयसी होने का अर्थ ही है किसी का होना। पर क्या यही स्त्री का पूरा परिचय है? स्वयं अपने में वह कुछ भी नहीं है। जितिन ऐसा नहीं समझता। वह रिश्तों को अपने या दूसरों पर हावी नहीं होने देता। उसके लिए वह गौण वस्तु है। तभी न चुनाव के अधिकार का प्रश्न उठता है। पर क्या सभी इस अधिकार का ठीक उपयोग करना जानते हैं? भावनाओं की रौ में बहकर अगर कोई उसका दुरुपयोग कर बैठे तो उसे क्या रोक नहीं लेना चाहिए? प्यार से समझा बुझाकर। जितिन कहेगा नहीं, यह उसका निजी मामला है, दूसरों को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जितिन कह सकता है क्योंकि जितिन कभी भावनाओं का शिकार नहीं बना। वह नहीं जानता उनका बहाव कितना भयंकर होता है। पर वह तो जानती है, बुद्धि, विचार शक्ति, परिपक्वता कुछ नहीं टिक पाता उसके सामने। रेतीले कगारों के समान टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं सबके सब। बस एक चीज़ है जो उसे रोक सकती है, बांध सकती है, पीछे धकेल सकती है, और वह है उससे भी उत्कट भावना की लहर। आज जिसे इतनी स्पष्टता के साथ वह जितिन के परिपक्वता अनुभव कर रही थी, 4 वर्ष पहले उसी को उदासीनता कहकर अलग नहीं झटक दिया था उसने। इसीलिए न कि उस समय हाथ में भावना की नंगी तलवार थी। वह क्या खून चखे बगैर म्यान में वापस लौट सकती थी? उसने प्रयत्न किया इन विचारों को शब्द देने का। कहा, चुनाव क्या है? कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आदमी ठीक से सोचता भी नहीं। जो होता है सामने, जो गुजर रहा होता है, हम क्या कितना समझ पाते हैं उसे? कहते कहते वह बीच में ही रुक गई। लगा अपनी बात बिल्कुल नहीं कर पा रही। आजकल हो कहाँ? उसने चुप रह जाने पर जितिन ने पूछा। दिल्ली जाता रहता हूँ, कभी आऊँ तो मिलोगी? हाँ, शायद, कोशिश करूँगी। फ़ोन है? हाँ, 458762। जितिन डायरी निकालकर फ़ोन नंबर लिखने लगा तो उसके हाथ पर से हाथ हटा लेना पड़ा। दोबारा उसने नहीं रखा। मनीषा कुछ सहज हो चली। किस वक्त करने से ठीक रहेगा? जितिन ने पूछा। कॉलेज से कब तक लौटती हो? सुबह कभी भी कर लेना, कॉलेज नहीं जाती। अच्छा, जितिन ने इतना ही कहा, पर उसे लगा यह सुनकर उसे आश्चर्य हुआ है। शायद सोच रहा हो, कॉलेज नहीं जाती तो मधुकर की आय में गुजारा कैसे होता है, या शायद यह कि नौकरी चाकरों के अभाव में बेचारी को कॉलेज जाने का अवकाश नहीं मिलता होगा। लिखने में ही समय निकल जाता है, उसने सफाई देते हुए कहा। कहकर ही वह सोचने लगी कि 4 वर्ष पहले भी तो वह लिखती थी, और तब आर्थिक मजबूरी भी कोई नहीं थी। फिर वह कॉलेज क्यों जाती थी? क्या महज अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए? नहीं, वह जाती थी क्योंकि उसके पास ढेर सारा खाली उबाऊ वक्त था। खोखले पहाड़ के समान ऊंचा, सख्त और सूना। लिखने बैठती थी तो उसका सूनापन और सन्नाटा उसकी कहानियों में उतर आता था। वह नीरस हो उठती थी। तब उसने अपने ऊन बून ऊन ऊब भरे छड़ों को बंगलूर के कॉलेज के हाथों बेच दिया था। उसने मिली व्यस्तता पाकर संतोष करने का प्रयत्न किया था, पर वाकई संतोष नहीं मिला था। कुछ और करने की चाह बनी रही थी। तभी जीवन में मधुकर आ गया था और लगा था समय में वह खालीपन नहीं रहा जिसे भरने के लिए घर के बाहर जाना ज़रूरी हो गया था। उसकी कहानियों में भी मांसलता आ गई और रूमानियत। वे बिकने लगीं। उसके रस भरे क्षणों की कीमत लगने लगी। अब उसने पाया कि उनके बदले में मिला रुपया
उसके कॉलेज वाले वेतन से काफ़ी कम होते हुए भी उसके लिए नगण्य नहीं रहा है। मधुकर की आय कभी भी अधिक नहीं रही थी, पर पिछले महीनों में कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी थी कि उसे अपना कमाना आवश्यक लगने लगा था। कई दिनों से वह सोच रही थी कि उसे कोई न कोई नियमित नौकरी खोज लेनी चाहिए। उसने यह मानने से इनकार कर रखा था कि अब मूल्यन सिर्फ रुपये का नहीं, उसके समय का भी हुआ है। कहानी लिखने के बाद और बाद का समय फिर ऊप से भर चला है। यही नहीं, उसे अपनी कहानियाँ भी बचकानी और पुनरावृत्त लगने लगी थीं। रोमानी और भावुक संतुष्ट नहीं कर पाती। रोमानी और भावुक कहानियाँ जो वह पिछले दिनों लिखती रहती है, बाज़ारों में भले ही बिक जाती हों, उसे संतुष्ट नहीं कर पाती। अब जतिन को सफाई देते देते पूरी स्थिति ठीक ठीक अनुपात में उसके सामने साफ हो गई थी। अब तभी लिखूंगी, उसने सोचा, जब कुछ ऐसा लिख सकूं जो मुझे संतुष्टि दे सके, तो मेरे भीतर खत बदाते लावे को व्यस्त कर सके, वरना नहीं। बाकी समय के लिए इस बार दिल्ली जाकर किसी नियमित नौकरी की तलाश करूंगी, मिलना ज़रूर। उसने जतिन की आवाज़ सुनी तो चौंक कर देखा, वह बिल और टिप अदा करके बैरे को विदा कर चुका है। समय हो तो स्विस चलो, खड़े होते होते उसने कहा। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ नज़र डाली और घबरा कर खड़ी हो गई। 3, मुझे फ़ौरन घर जाना है, उसने कहा। चलो, जतिन ने तत्परता से कहा। उसे लगा उसकी घबराहट पर वह सिर्फ इसीलिए नहीं मुस्कुरा रहा क्योंकि वह जतिन है, वरना कोई भी उसे देख व्यंग से मुस्कुराकर बगैर नहीं रह पाता। जहाँ तक जतिन का ताल्लुफ़ है, उसने उसके ना मुस्कुराने का यह मतलब कतई नहीं लगाया जा सकता कि उसके मन में व्यंग उपजा ही नहीं। ठहरो, उसने अपनी जल्दबाजी को नकारते हुए कहा और कहकर सोच में पड़ गई और आगे क्या कहे। हाँ, उसे विषय सूझ गया। मेरा पता भी लिख लो, फ़ोन का कोई भरोसा नहीं रहता। नहीं, ठीक है, मिल जाएगा, जतिन ने कहा। वह सदा से आशावादी रहा है। पता लेकर करूँगा भी क्या? पत्र लिखूँ तो शायद ठीक नहीं रहेगा। क्यों ठीक क्यों नहीं रहेगा? मन हो तो ज़रूर लिखना, उसने कंधे झटक कर अवज्ञा के साथ कहा। जतिन क्या यह समझता है कि मधुकर इतना शक्की मिजाज है कि चाहने पर वह किसी के पत्र व्यवहार भी नहीं कर सकती? और अगर है तो वह किसी के शकों का प्रतिपालन नहीं कर सकती? अच्छा, लिखे लेता हूँ, जतिन ने फिर पेन संभाला। वैसे मेरा प्रोग्राम इतनी जल्दबाजी में बनता है कि पहले से सूचना शायद ही दे सकूं। जानती है वह, कोई नई बात नहीं है। क्वार्टर नंबर 16, जहांगीर रोड, दिल्ली। फिर भी उसने अपना पता सुना ही कर दिया। मेरा पता तुम्हारे पास है ही, लिखकर उसने कहा। कोई ज़रूरत हो तो लिखना। 4 वर्ष पहले जतिन ने यह कहा होता तो वह फ़ौरन चढ़ देती। ज़रूरत? मुझे ज़रूरत क्यों होने लगी? पर आज नहीं। कौन जाने कब किसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए।